जोहान ने सोचा, अबिहा को ट्यूशन पढ़ाने का एक फ़ायदा तो होगा। कम से कम रात के खाने के बाद घंटा भर अम्मी और पापा के सवालों के जवाब तो नहीं देने पड़ेंगे। उसने चाची से कहा कि खाने के फौरन बाद अबिहा को कहें कि किताबों के साथ तैयार रहें। अगली शाम उसके पहुंचने से पहले ही अबिहा अपने ड्राइंग रूम में मौजूद थी। रोहान जैसे अंदर दाखिल हुआ, अबिहा ने खड़े होकर सलाम किया। रोहान ने उसे इशारा किया, अरे बैठो। मैं कोई रिवायती ट्यूटर नहीं हूँ, किसी फॉर्मेलिटी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और वो मुस्कुराते हुए बैठ गई। तुम पढ़ाई में तो बहुत अच्छी हो गई हो। चचा ने बताया था इस साल तुमने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। गुड गर्ल। जोहान ने हौसला अफजाई की जवाबन वो नजरें झुका के बोली, थैंक्स। अरे तुम शर्मा तो ऐसे रही हो जैसे मैं कोई अजनबी हूं। अबिहा के शर्मीले अंदाज पे वो मुस्कुरा दिया। नहीं, वो बस ऐसे। वो और ज्यादा शर्माने लगी। ओ कम ऑन। अबिहा चंद साल पहले की बात है, पूरा दिन रोहान भैया की रट लगाते हुए मेरे पीछे पीछे फिरती रहती थी। अब क्या हो गया? इतने में चच्ची अंदर दाखिल होते हुए बोली, रोहान चाय ला रही हूँ, साथ कुछ और लोग हैं। रोहान ने उनकी तरफ मुड़ के जवाब दिया, नहीं चची, बस चाय ठीक है, अभी तो खाना खाया। अच्छा, बस 5 मिनट में आई। वो ये कह के जाने लगी। रोहान ने पीछे से आवाज दी, चची जरा अपनी शहजादी की हालत तो देखें, इसका गला कैसे खुश्क हो रहा है। बात ही नहीं कर रही है, बस शर्माए जा रही है। अबिया और ज्यादा सहम गई। चची वापस मुड़ी और एक नजर अबिया के चेहरे पे डाली। वैसे तो पूरा दिन बोलते बोलते थकती नहीं है, आज पता नहीं क्या हुआ। रोहान जज से बोला, वही तो मैं कह रहा हूँ। आपको याद है पूरा दिन मेरे पीछे पीछे फिरती रहती थी। इसे तो पहले दिन स्कूल भी मैं छोड़ने गया था। रोहान का मूड इस अच्छे बदलाव की वजह से काफी खुशगवार हो गया था। चची जाते जाते बोली, और अभी यहाँ जब बड़ी हुई तो तुम हमारे घर का रास्ता ही भूल गए। इतने टाइम से कोई बातचीत नहीं हुई तुम दोनों की, इसीलिए झिझक रही होगी। एक बार खुलने तो दो इसे, फिर किताबें धरी की धरी रह जाएंगी और ये तुम्हें दुनिया जहान के किस्से सुनाया करेगी। सब्र करो तुम। रोहान मुस्कुरा दिया और अबिया की तरफ देखते हुए उसे छेड़ने लगा। हाँ, ऐसे कौन से किस्से हैं अबिया, मुझे भी तो बताओ। ऐसी कोई बात नहीं है। अबिया के तो जैसे गाल लाल होने लगे थे। अच्छा, बुक्स लाओ, देखते हैं क्या तब्दीली आई हैं सिलेबस में। अबिया ने चंद किताबें रोहान के सामने रख दी। वो एक एक करके सब देखने लगा। काफी कुछ बदल गया। कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जो हमने ग्रेजुएशन में जाके पढ़े थे, उन्होंने एफएससी में ही डाल दिया। बहुत ज्यादती है बच्चों के साथ। रोहान की पूरी तवज्जो अबिया के कोर्स पे थी, जबकि वो एक गाल पे हाथ रखे रोहान को बड़े इनहमाक से देख रही थी। कोर्स देखने के बाद रोहान ने उसे रिफायती टीचर्स की तरह सवाल किया, हॉबीज क्या है तुम्हारी? वो कुछ कहते कहते रुक गए। क्या हुआ, बताओ? रोहान ने संजीदगी से पूछा। मुझे शायरी पढ़ने में दिलचस्पी है, लेकिन अबिया के चेहरे पे एक अजीब सी अफसुर्दगी छा गई। शायरी तो बहुत कमाल का मशगला है, इसमें ऐसे उदास होने वाली कौन सी बात है? रोहान के सवाल पे पहले तो वो चुप हो गई, फिर आहिस्तगी से बोली, अम्मी को पसंद नहीं है। उसकी नजरें झुकी हुई थी। ओहो, चची क्या चाहती हैं कि हॉबी भी उनकी पसंद की हो? रोहान को अजीब लगा, लेकिन अबिया ने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा बताओ, तुम्हारा पसंदीदा शायर कौन है?
उसने अबीहा का मूड अच्छा करने के लिए सवाल किया। छोड़ें, आप कोर्स के बारे में बात करते हैं। अबीहा टालना चाहती थी। ऐसे कैसे? टीचर को स्टूडेंट की पसंद नापसंद तो पता होनी चाहिए। रूहान के सवाल पे फिर वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे मिर्जा गालिब, मीर तकी मीर की शायरी पसंद है, और अगर उनके बाद की बात करूं तो अहमद फराज, जॉन एलिया, परवीन शाकिर। अबिया ने जिस रवानी से जवाब दिया, रूहान हैरत में मुब्तला था। ये कल की बच्ची जिसने अभी सिर्फ मैट्रिक ही किया है, वो इन शोरा को पढ़ती है। अबिया, बहुत बाज़ौक हो तुम। इस उम्र में मिर्जा गालिब और मीर तकी मीर, अमेजिंग। हमारे वक्तों में तो इकबाल ही पसंदीदा शायर हुआ करते थे, बाकी सब तो सर के ऊपर से गुजरते थे। रूहान कुछ लम्हों के लिए खामोशी से उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। एक अजीब से गुमान ने दिलो दिमाग को घेरना शुरू किया। इस उम्र में अबीहा की दिलचस्पी ऐसी इश्किया शायरी पढ़ने में कैसे हो सकती है? इससे पहले कि दिल में कोई वहम घर करे, उसने बात ही बदल दी। अच्छा बताओ, फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा कौन सा सब्जेक्ट पसंद है तुम्हें? केमिस्ट्री। मैथ तो सर के यूपर से गुजरती है। फिजिक्स भी थोड़ी बहुत समझ आती है। उसका जवाब सुनकर रूहान ने केमिस्ट्री की बुक उठा ली। यूं ही करते करते 2 घंटे गुजर गए। अबीहा को पढ़ाने के बाद वो अपने कमरे में आ गया। फिर वही वहशत, फिर वही तन्हाई। रात के 10 बज चुके थे। कपड़े बदलने के बाद वो बेड पे लेटा ही था कि तनवीर का मैसेज आ गया। पार्टी का मूड है? उसने मैसेज पढ़ के मोबाइल साइड पे रख दिया। 2-4 मिनट के बाद उसकी कॉल भी आ गई। मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया तुमने? यार, बस सोने लगा था, उसने बेजार होके जवाब दिया। अबे यार, क्या हो गया तुझे? तू रेडी हो जा, मैं लेने आ रहा हूँ। एक जगह बहुत कमाल की पार्टी चल रही है, एंजॉय कराता हूँ तुझे। नहीं नहीं, काफी लेट हो गया, बाबा को पता चल जाएगा। रूहान ने बहाना किया। तेरे बाबा की तो मैं आ रहा हूँ, तू बस गेट पे आ। तनवीर ने गाली दी। रूहान चिढ़ गया। ये तो समझता क्यों नहीं है? हर वक्त बच्चों की तरह जिद लगा लेता। तनवीर भी तब क्या, मैं नहीं समझता? हर वक्त यही काम है तुम्हें, और तो कुछ है नहीं जिंदगी में। रूहान ने गुस्से से कहा, जिस पे तनवीर चिल्लाया, मेरी जिंदगी को छोड़ अपने बारे में सोच, ऐसे घुट घुट के मर जाएगा। हाँ तो मरने देना मुझे सुकून से। रूहान गला फाड़ के बोला, जिसके जवाब में तनवीर बस इतना बोला, भाड़ में जा, और उसने फोन बंद कर दिया। रूहान ने भी मोबाइल दूर उछाल दिया। एक तो वैसे ही कर्ब में नींद नहीं आती थी, आज तो तनवीर से लड़ाई का रोग भी ले लिया। सुबह तक आंख नहीं लगी, और जब हल्की सी खुमारी चाय तो अम्मी नाश्ते के लिए जगाने आ गई। उस टाइम रूहान को शिद्दत से एहसास हुआ कि उसे अपने रवैये पे तनवीर से जाके माफ़ी मांग लेनी चाहिए। बिना नाश्ता किए वो जल्दी में घर से निकला और सीधा तनवीर के अड्डे पे पहुंचा, जहां वो आड़त का काम करता था। रूहान को बाइक से उतरता देख के उसने मुंह बना लिया। उस वक्त वो अकेला ही था। रूहान ने सलाम किया, उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मोबाइल पे गेम खेलने लगा। अबे चल ना, अब नखरे ना कर। उसने तनवीर के कंधे पे हाथ रखा। रूठी हुई गर्लफ्रेंड की तरह उसने रूहान का हाथ ही झटक दिया। रूहान खीखी करके हंसने लगा। तू समझता क्या खुद को? मोटी सी गाली देके उसने रूहान को धक्का दिया और वो सोफे पे जा गिरा। अच्छा सॉरी, कल रात मूड ठीक नहीं था। रूहान ने कानों को हाथ लगा के माफी मांगी। तेरे मूड के चक्कर में जो मेरे मूड की माँ बहन हुई है, उसका हिसाब कौन देगा? तनवीर बहुत गुस्से में था। यार तुझे तो पता है, कुछ अच्छा फेज नहीं चल रहा लाइफ का, तू समझा करना।
कमाल का आदमी है तू। क्या हो गया लाइफ को? सब कुछ ठीक तो चल रहा? तनवीर ने कुर्सी उसकी तरफ घुमाई। जॉब नहीं मिल रही, ये क्या कम परेशानी है? रूहान ने बात घुमाने की कोशिश की। देख, ये ड्रामे मेरे साथ मत कर। जिसको जॉब की टेंशन होती है वो ऐसे मजनू की तरह घर नहीं पड़ा रहता। शहर जाने का तू नाम नहीं लेता, किसे बेवकूफ बना रहा है? तनवीर उसका एक ही बहाना सुन सुन के थक चुका था। बस कर दे, तू भी मेरे वालदैन की तरह शुरू ना हो जाया कर। रूहान ठंडे लहजे में बोला। जब तक तू सच नहीं बोलेगा ये सब तो सुनना पड़ेगा। तनवीर के माथे पे बल थे। अच्छा छोड़, ये बता पार्टी कैसी रही? रूहान ने बात बदलने की कोशिश की। भाड़ में गई पार्टी, फुल मूड बना हुआ था, सत्यानाश कर दिया तुमने, मैं गया ही नहीं। उसके जवाब पे रूहान फिर से खी करके हंसने लगा। तनवीर को फिर से गुस्सा आ गया। इतने में मोबाइल की बेल बजी। स्क्रीन पे बाबा का नंबर था। ले, तेरे बाप को तेरी याद सता रही है। टेबल पे पड़ा फोन उठा के उसने रूहान की तरफ उछाला। रूहान ने जैसे कॉल अटेंड की, बाबा बोले, मलिक साहब डेरे पे आ रहे हैं, तुम्हें मिलवाना है उनसे, जल्दी आ जाओ। लेकिन क्यों? रूहान सीधा होके बैठ गया। ओ भाई, उनका बहुत ताल्लुक है शहर में, तुम्हारी नौकरी का कोई ना कोई बंदोबस्त कर देंगे। नहीं बाबा, ऐसी सिफारशी नौकरी नहीं चाहिए। उसके ऐसे साफ इनकार पे तनवीर के चेहरे के तासुरात बदले। बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। दिन भर तुम्हारी माँ हाथ धो के पीछे पड़ी होती है कि बेटे की नौकरी का कुछ कर दो, लेकिन बेटे को सिफारशी नौकरी ही नहीं चाहिए। पापा ने नाराज होके कॉल ही कर दी। कॉल बंद होते ही तनवीर ने कह कहा लगाया, देखा, सामने ही झूठ पकड़ा गया। तुम्हें कुछ नहीं पता। रूहान ने चिढ़ के जवाब दिया। तेरी नौकरी का मसला हल तो हो रहा, फिर क्या परेशानी है? असल बात क्यों नहीं बताता? तनवीर फिर से कुरेदने लगा। चल, मैं बाद में मिलता हूँ। इससे पहले वो फिर से सवाल जवाब शुरू करता, रूहान ने राह फरार इख्तियार की।